स्टूडेंट एग्जामिनेशन का मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है, यानी अब एक महीना भी नहीं बचा आपके एग्जामिनेशन में। और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब पूरा का पूरा जोर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। शॉर्टकट वीडियोस ऑलरेडी आपको बताए गए हैं कि कैसे वन शॉट वीडियोस के थ्रू आप चैप्टर तैयार करेंगे। आज से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने इन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। तो आइए स्टार्ट हो जाइए। जो जो बताता जाऊँ नोट करते जाइए, अपनी बुक के अंदर मार्क करते जाइए, कुछ भी कीजिए, बट अपने एग्जामिनेशन के लिए ये खास पोर्शन तैयार कीजिए। इस साल के लिए हम ये कहेंगे कि काफ़ी ऐसा पोर्शन जो बहुत मुश्किल रहा करता था आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, जिनके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हुआ करते थे, वो पोर्शन तो आपका डिलीट ही हो चुका है। तो आपके लिए देखा जाए तो ये चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में से मोलैरिटी इनके क्वेश्चन करने हैं। रोल्स लॉ आप जानते हैं 2 तरह का है, लेकिन रोल्स का सेकंड लॉ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स रटने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ये किस तरह के डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये पोर्शन तैयार करना है। देखो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पोर्शन तैयार करना है और फिर आपके एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कैसे करने हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बाद फिर बारी आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। एजियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप कितने तरह के होते हैं जानते हो ना? जियोट्रॉप किसे कहते हैं? ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिन्हें डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है, उसे जियोट्रॉप कहते हैं। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिन्हें डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और कितने तरह के होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, याद होना चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सिंपल से वे में इसको याद कर सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कूलेंट का। कूलेंट किसे कहते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है, कूलेंट कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल एग्जाम्पल याद रखो। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन में डी आइसिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, और यहाँ भी इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। हमारे चैनल पे फुल फिजिकल केमिस्ट्री प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के अलग अलग वीडियोस के दौरान आप इन सभी बातों को अच्छे से तैयार कर सकते हो, या सॉल्यूशन का वन शॉट वीडियो देख के भी आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, आइसोमेटिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है क्रीनेशन, क्या होता है हीमोलिसिस, इस बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। और इसके बाद का जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर था, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, हेनरीज लॉ आपने करना है। हेनरीज लॉ का बहुत फेमस क्वेश्चन है, डीप सी डाइवर्स अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये छोटा सा पोर्शन है जो सॉल्यूशन में से आपको तैयार करना है। आइए अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ और आपको फटाफट उनका हिंट भी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे साथ साथ नोट करते जाना। और एग्जामिनेशन के लिए हमारा बनाया वन शॉट वीडियो देखना और इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना। पूरा चैप्टर मिनट में तैयार हो जाएगा, उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में जो आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस आने हैं, मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट 2.4 ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो क्या करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फार्मूला आप अच्छे से जानते हो।
वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप अच्छे से इस फार्मूले को जानते हो। वेट हमेशा ग्राम में लेते हैं, वेट हमेशा ग्राम में लेते हैं हम। मोलैलिटी आपको दी गई है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है ही आपके पास। वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट का वेट नहीं दिया गया तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के आप इसी को ही सॉल्वेंट के वेट की जगह पुट कर दें। ध्यान रखना है तो ये सॉल्यूशन का वेट, लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट अलग से नहीं दिया गया और अगर आप इसको सॉल्वेंट सॉल्यूट माइनस करते हो तो कैलकुलेशन परेशानी वाली हो जाएंगी। एग्जामिनेशन के ये मैं हैक्स बता रहा हूँ, फार्मूला तो यही लिखना और रफ में जब आप कैलकुलेशन करना तो मोलैलिटी 0.25, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है 60 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसी को ग्राम में ले लेना और बस आप वेट की वैल्यू निकाल देना। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखना वेट ऑफ सॉल्वेंट ही और जो भी कैलकुलेशन करके आता है वो जवाब लिख देना, दैट विल बी एनफ। आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे। एनसीईआरटी वालों को चाहिए था कि यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट देते, कैलकुलेशन में आसानी रहती, लेकिन उन्होंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी। आप उस मिस्टेक का फ़ायदा उठाओ और इसको इसी तरह से सॉल्व करके आना, ध्यान रखना। हमारा ये अगला क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का 2.9 क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर अगर आप जानते हैं, प्योर वेपर प्रेशर के लिए हम PA0 का इस्तेमाल करते हैं। PA0 आपको गिवन है, वेट ऑफ यूरिया, वेट ऑफ वाटर, इतना यूरिया वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वेट ऑफ सॉल्यूट, यूरिया क्या होगा, सॉल्यूट होगा, तो वेट ऑफ यूरिया 50 ग्राम है और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 850 ग्राम है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितने आ जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये आएगा और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्यों किया हमने, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो। मैं न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करने में लग गया जबकि न्यूमेरिकल पढ़ना चाहिए। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा ये फॉर्मूला PA0 माइनस PS अपॉन P0। PA0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नहीं दिया गया तो मोल फ्रैक्शन की जगह हम जानते हैं, हम XB की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, यानी हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए। B होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट है यूरिया, तो B की जगह आप यूरिया लिख सकते हैं, B की जगह यूरिया और A की जगह वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया 50 अपॉन 60 और यहाँ पर भी 850 अपॉन 18, 50 अपॉन 60। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू बता सकते हो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पर आपका आएगा। अब ध्यान से देखो, ये आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये है 0.0173। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.0173। तो हमारे इस पोर्शन का जवाब आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना आएगा, आ गया। फिर क्या निकालना है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, PA0 PS PA0 0.0173। नाउ PA0 प्योर वाटर गिवन है 23.8 और माइनस PS डिवाइडेड बाय 23.8 और 0.0173 ये आपके पास है। बस यहाँ से आप PS की वैल्यू निकाल लो और ये PS की वैल्यू सॉल्व करके 23.4 mm ये वैल्यू आपके पास आएगी
और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन को इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना चाहिए था। ऐसे ही ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना है, ये रहा। हाउ मच सुक्रोज मस्ट बी एडेड सो दैट ये इतने पे बॉइल करे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये शो करता है कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आप अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला TB माइनस T0, ये होता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। आपको इस न्यूमेरिकल में कहा गया है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये है, प्योर वाटर यानी ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें सुक्रोज डाला तो ये सॉल्यूशन का हो गया, यानी डेल्टा TB 100 माइनस 99.63, 100 माइनस 99.63। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं 100 माइनस 99.63 आपके पास 0.37 डेल्टा TF की वैल्यू आती है। डेल्टा TF आ गया। अब डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF नहीं, TB की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट F, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो F शब्द नहीं B शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। सो ये डेल्टा TB था और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, और डेल्टा TB इज इक्वल टू KB और वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेल्टा TB आ चुका है, दैट इज 0.37, KB आपके पास 0.52, वेट निकालना है, सुक्रोज है 342 मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखें 500 ग्राम वाटर, और यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, W की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका जवाब यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा NCERT का ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, जितना समय है सीखते जाना, कैलकुलेशन आप अपने आप ट्राई कर लेना। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम मोलर मास इतना। सबसे पहली बात, अब देखो ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन आम कंडीशन में बच्चों से गलत हो जाता है, क्योंकि यहां ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है पास्कल में। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल में या न्यूटन मीटर -2 में बताना हो तो R की वैल्यू पे ध्यान देना होता है और वॉल्यूम की यूनिट पे ध्यान देना होता है। वॉल्यूम की यूनिट किलोलीटर होती है। R की यूनिट 8.314 अगर पास्कल में बताना है, और वॉल्यूम किलोलीटर। वॉल्यूम आपको देखो कितना दिया गया है 450 ml। अगर आप इसको किलोलीटर में बदलना चाहते हैं तो 10⁻⁻6 किलोलीटर के अंदर ये बदलेगा। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 18500 और वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको 1 ग्राम, और टेम्परेचर आपको गिवन है 37 डिग्री, और ये आपका 37 कितना हो जाएगा 273 से आपने किया तो ये सॉल्व करके 310 केल्विन ये हो गया। पाई V इज इक्वल टू nRT, और n की जगह मैं वैल्यू W अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT ये रख देता हूँ। पाई निकालना है, वॉल्यूम गिवन है, वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, R गिवन है, T गिवन है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखने में तो आसान सा है, लेकिन प्रॉपर यूनिट सिलेक्शन ना कर पाने की वजह से ये क्वेश्चन गलत होगा। अगेन दिस इज फ्रॉम NCERT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इस बात को समझने की जरूरत होगी। वो थे NCERT के इन टेक्स्ट। अब ये है NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थ्योरेटिकल 1 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि आप तो जानते हो MCQs भी आना है, असर्शन टाइप भी, सब तरह के। 1 नंबर का क्वेश्चन,
गिव द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। सॉल्यूट इज गैस। डी एंड एफ ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। उसी तरह का कोई भी एग्जाम्पल दे दें, जैसे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम मेटल में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इन प्लैटिनम, ये भी बोल सकते हो, और स्टील का एग्जाम्पल भी वहाँ पर दे सकते हो। आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये आप बता पाओगे, बहुत इजीली ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर डिलीटेड पोर्शन ना होता ना तो शायद इन क्वेश्चन की इतनी अहमियत बनती ही नहीं। उस वक्त कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले न्यूमेरिकल होते। मैं यूट्यूब पे देख रहा कि कई लोगों ने उन्हीं न्यूमेरिकल को इंपॉर्टेंट बता रखा है इस सेशन के लिए, जबकि वो डिलीटेड पोर्शन है, वो एग्जाम में आना ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज़ को समझना। अब देखो यहाँ क्या कहा गया, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। इतना कोशिश करो कि जो दिया जाता है उसको ही लिखते जाओ, उसको ही बताते जाओ, और जवाब अपने आप बनता जाएगा। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, इतना ग्लाइकोल, इतने ग्राम वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना। अब देखो, जब इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको अलग अलग साइट पे अलग अलग सॉल्यूशन दिखेगा। मैं देख रहा था पीछे, एक साइट पे वाटर को सॉल्वेंट माना हुआ, एक साइट पे ग्लाइकोल को सॉल्वेंट माना हुआ। अब स्टूडेंट वहाँ पर पजल की जी ये करें या वो करें। आप इस क्वेश्चन को टाइप करके देख लेना इंटरनेट पे। कई बार होता है ना, बच्चे बोलते हैं जी मैंने तो नेट पे सॉल्यूशन देखा है, नेट पे, वो नेट में उलझ जाते हैं। लेकिन आपने बोर्ड में इसका कैसे करना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी जनरली 1 होती है, और यहाँ पर जो डेंसिटी दी गई है 1.72 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1। अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 डेंसिटी है तो आपका सॉल्वेंट वाटर है। तो इस बात को ध्यान रखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर को सॉल्वेंट मानना है आपने, और आपने इथाइलिन ग्लाइकोल को सॉल्यूट मानना है। यहीं पर लोग बेकार में फालतू का झगड़ा कर लेते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल विस्कस होता है, उसकी डेंसिटी इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने सॉल्यूट ही मानना है। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 कार्बन है। अगर इसको साथ साथ कैलकुलेट कर ले, मैं साथ साथ कैलकुलेट करता हूँ, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये 62। तो मोलैलिटी आ जाएगी, दिस इज 222.6 और 62,000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 200। यहाँ से ये मोलैलिटी आएगी। कैलकुलेशन अगर साथ साथ कर लेना, जो भी आएगा लेट इट इज x। मोलैलिटी निकालनी है तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ। मोलैलिटी 1/m d/m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। अगर मोलैलिटी आ गई है तो मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ पुट करो। डेंसिटी आपको दी गई है, मोलैलिटी निकालनी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, वहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्हीं के जवाब बुक्स के अंदर बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन स्मार्टली आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ये बताओगे। अगला सॉल्यूशन देखो 2.20 क्वेश्चन है सॉल्यूशंस का। 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, फ्रीजिंग पॉइंट इतना। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है कितना। ध्यान से इस क्वेश्चन के अंदर इस बात को समझ लेना कि आपको क्या निकालना है। आपको केन शुगर दिया गया है, और दूसरा आपको
ग्लूकोज दिया गया है, दो चीजें हैं। 5% केन शुगर यानी वेट ऑफ सॉल्यूट यहां 5 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम। सॉल्यूट 5%, सॉल्यूशन इतना, तो सॉल्वेंट इतना बचेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF 271 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी T0 273.15 केल्विन। वैल्यूज को पहले लिख लेना चाहिए। ग्लूकोज, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% यानी वेट ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 5 ग्राम, वहां पर भी वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 95 ग्राम, ये आ जाएगा। और T0 आपको गिवन है 273.15 जो कि सॉल्वेंट का। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। देखो कैसे करोगे। फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा TF T0 माइनस TF। चैप्टर अगर पढ़ा है तो पता होगा। आपको TF निकालना है, T0 गिवन है, डेल्टा TF आप निकाल लोगे KF इंटू M। यहां से मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी की वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि आपको वेट दिया गया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको KF मालूम पड़ जाए, KF मालूम पड़ जाए तो डेल्टा TF आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा तो TF निकाल लोगे। KF नहीं है, यहां से KF निकालोगे। कैसे? डेल्टा TF T0 माइनस TF, वैल्यू पुट करोगे। दिस इज 273.15 माइनस 271, ये आपके पास आएगा। और ये सॉल्व करें कितना है 72 73, तो ये आपके पास सॉल्व करके डेल्टा TF आ जाएगा 2.15। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट अपॉन 1000 मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डेल्टा TF आ गया 2.15, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। इस तरह से यहां से KF की वैल्यू निकाल लोगे। KF की वैल्यू यहां पुट करोगे। देखो अगर डायरेक्ट भी पुट कर दोगे तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, डेल्टा TF आएगा। डेल्टा TF की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपके पास TF आएगा और ये आपका जवाब होगा। ऐसे ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरीके से इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बता दूँ, इनको ट्राई कीजिएगा। हर जगह इनके सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच शुड बी डिजॉल्व इन ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 और NB अपॉन NA इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। NB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और इधर से वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी ये निकालना है आपको, विच शुड बी डिजॉल्व इन इतने ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ये होता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये होता है सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड टू 80% यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर 100 है तो सॉल्यूशन का 80 है, सॉल्वेंट का 100। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 40 गिवन है और ऑक्टेन है, ऑक्टेन वेट 114 गिवन है, सॉल्वेंट है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे,
ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। अब बच्चों इन क्वेश्चन के बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, 5 सालों में 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से इसको सॉल्व करके देखेंगे। ऐसे ही आपके पास एक क्वेश्चन है, कभी बोर्ड में नहीं पूछा गया, लेकिन कभी आपके बोर्ड में डिलीटेड पोर्शन भी तो नहीं रहा, कि आपको ये बताना है कि इनमें कौन से इंटरेक्शन है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। जैसे ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। I2CCl4 नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये आयन है, ये वाटर है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इस तरह से आपको इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताने हैं। जवाब आपके सामने दिए गए हैं, इनके जवाब आपके सामने मेंशन है, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इतने ml इतना। बहुत सिंपल, मोलैरिटी का क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीसी, इसका इस्तेमाल करना है। मोलैरिटी 0.15 है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COH, यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ बन जाएगा। आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को हर हालत में करना, हर जगह सॉल्यूशन है, मैंने कहा नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आपको इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। अब ये हमारे पास एक और NCERT का क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और बताना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और आप ये कह सकते हो एसिड है तो डिपेंड्स अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसी का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा हो, फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड और सबसे कम एसिटिक एसिड। तो ये पॉइंट काम आएगा कि डेल्टा TF यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल या एसिडिक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। और इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर बन जाएगा। ये जवाब समझ सकते हो। ऐसे ये क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 XB, और उसी से आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, आपको उसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है क्या होगी। तो देखें क्या करेंगे, आपको पता हो सॉल्युबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर गिवन है, KH की वैल्यू गिवन है, बड़ी आसानी से सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे NCERT के जो आपको एग्जाम्स के लिए आने चाहिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करें, कोई गड़बड़ ना करें। यहाँ मैं हिंट बता दूं और वही हिंट अप्लाई होगा। 2 मॉलिक्यूल हैं AB2, AB4, A और B का एटॉमिक मास बताना है। आप क्या करेंगे, यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से डेल्टा TF KF वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से
बल्कि ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। मैं एक मिनट इसको, ये क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाए तो मैं अभी आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ दिखा दूं, ताकि हमारे पास समय थोड़ा सा सेव हो जाएगा, थोड़ा समय यहाँ पर बच जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखो। AB2 AB4 ये मैंने अभी बैच में ही सॉल्व करवाया था, तो मैं फटाफट इसको यहाँ से बता देता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, KF गिवन है, डेल्टा TF गिवन है आपको इस तरह से। डेल्टा TF फार्मूला पुट किया और इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। AB2 का मॉलिक्यूलर मास ये आ गया। ऐसे ही AB4 वेट गिवन है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, KF का, और इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया इतना। ये AB2 का मॉलिक्यूलर मास है, वो AB4 का मॉलिक्यूलर मास है। आपको एटॉमिक मासेस निकालने हैं। अब आप समझ सकते हो कि AB2 का मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ A 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। एटॉमिक मास ऑफ A 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B। एक इक्वेशन बना ली, A प्लस 2 इंटू B, ये मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही AB4 एटॉमिक मास ऑफ A 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B, उसका मॉलिक्यूलर मास ये निकाल लिया। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। जब आप इनको इक्वेट करते हो तो A प्लस 2B, A प्लस 4B, A से A कैंसल आउट हो जाएगा, B की वैल्यू आ जाएगी। B की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, A की वैल्यू, तो B है 42.64, A है 25.59। जितना मैंने आज आपको इस चैप्टर के बारे में बता दिया उतना ही आपने अच्छे से कर लेना है। सॉल्यूशन चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। हमारा 1 शॉट वीडियो इसका ज़रूर देख लें। आप गूगल या यूट्यूब में टाइप कीजिएगा सॉल्यूशन फुल चैप्टर 1 शॉट वीडियो बाय प्रदीप शर्मा। 1 शॉट वीडियो देख लें और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे कर लें, हो जाएगी आपके बोर्ड की तैयारी। मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।